तो इस तरह से हमने देखा कि पहले सूत्रों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यह आचार्य उमा स्वामी ने यह सिद्ध किया है। अब एक प्रश्न है इसमें, जब सम्यक दर्शन होता है तो उस सम्यक दर्शन के अविनाभावी लक्षण क्या होते हैं? सम्यक दर्शन के अविनाभावी लक्षण क्या है? और सरल कर देती हूँ, चार बताए थे। सम्यक दर्शन के अविनाभावी लक्षण चार बताए थे, वो चारों आपको बताना है। रेणु जी। इसमें सम्यक दर्शन के अंग आएंगे। फिर से बोलिए। इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग आएंगे। नहीं 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 नहीं, अभी तो 8 अंगों की चर्चा ही नहीं आई। अविनाभावी लक्षण, चलिए, किसने एक भी उत्तर नहीं दिया है उससे पूछ लेते हैं। कुछ लोग नाराज भी हो जाते कि हमसे पूछा ही नहीं, हमने तो हैंड रेस किया था। तो वो इसमें पता नहीं चल पाता है ना कई बार, तो फिर कंफ्यूजन भी रहता है कि किससे पूछ लिया किससे नहीं पूछा। चलिए, कौन बताएगा? हाँ, शोभा जी बोली। दीदी, देवशास्त्र गुरु के ऊपर सच्ची श्रद्धा, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और सपर भेद विज्ञान और आपापद का श्रद्धान, ये 4 है जो सम्यक दर्शन का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताएं। अब इनमें से निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार में तो है देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, और ये नहीं, ये व्यवहार से है। और निश्चय से सपर श्रद्धान और आपापद का श्रद्धान, ये निश्चय से हो गया। नहीं, गलत बोल सही दिया? बोला है क्या इन्होंने? सबको सही लगा क्या जो इन्होंने बोला है अभी? हाँ, कुंद प्रभा जी बोली। हाँ दीदी, सही बोला है। हम्म। सही बोला है। ठीक है। ऐसा है, जो ये 4 है ना, उसमें से 3 तो है व्यवहार में, केवल एकमात्र एक है जो निश्चय निश्चय लक्षण है, और वो है स्व का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान। ये निश्चय से बात है, और बाकी तीनों ही स्व पर का भेद विज्ञान भी व्यवहार में ही आएगा। और 7 तत्व की श्रद्धा और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये तीनों ही व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण है। और एक निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण तो है अपनी आत्मा का श्रद्धान, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आज कि ये पहले सूत्र में क्या क्या बताया है। अब पहले सूत्र के संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नंदिता जी, क्लियर हो गया पहला सूत्र? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस सूत्र में तो निश्चय सम्यक दर्शन, मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन किया है आचार्य उमा स्वामी ने। अब इसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले हैं। तो उन्होंने दूसरा सूत्र लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। प्रश्न क्या पूछा गया? जैसे उन्होंने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा बोला उन्होंने। तो अच्छा, तो ये सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है, ऐसा पूछा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात बताता हूं। तो सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने बोला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका सामान्य अर्थ है तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अब ये जो तत्वार्थ शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत्व और अर्थ, है ना। और जो
तत्व शब्द है वह भाववाची शब्द है, और अर्थ शब्द है वह वस्तुवाची शब्द है। तत्व का अर्थ है भाव, मतलब तत्व का मीनिंग है भाव। अर्थ का अर्थ है या अर्थ का मीनिंग है भाववान, मतलब पदार्थ। और इन श्रद्धान का अर्थ है प्रतीति। श्रद्धान का अर्थ तो अपन समझते हैं रुचि, प्रतीति, ये सब श्रद्धान है। तो तत्व मतलब भाव, अर्थ मतलब भाववान या भाव वाला, और उसका श्रद्धा मतलब उसकी प्रतीति। तो और इन सब से मिलकर बना है तत्वार्थ। इन दोनों से मिलकर, तत्व और अर्थ से मिलकर बना है तत्वार्थ। तो तत्व मतलब भाव और भाववान, भाव और भाववान ये दोनों क्या कहलाए? तत्वार्थ। और इसका श्रद्धान, इसकी प्रतीति वह है सम्यक दर्शन। मतलब किसी भी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु के साथ उसके भाव को भी जानना चाहिए, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तत्वार्थ मतलब भाव सहित वस्तु, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, ये दूसरा सूत्र भी हो गया हमारा। इसके संबंध में तो नहीं कुछ पूछना है आप लोगों को। इसका सामान्य ही अर्थ है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब तत्व के तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और तत्वार्थ मतलब है भाव और भाववान, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हाँ बोलिए मंजू। दीदी इसमें लक्षण दोष लिखवाए थे आपने, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष। तो वो मुझे थोड़े बाद में पढ़े तो समझ में नहीं आ रहे थे। अच्छा, ये उसमें है क्या मूल रामजी भाई वाली में? उसमें नहीं लिखा है, आपने जब पढ़ाया था तब ये लिखवाए थे हम लोगों को। अच्छा, मुझे तो ध्यान भी नहीं है क्योंकि टाइम इतना हो गया है। और लब्धियां भी लिखवाई थी, क्षयोत्सव लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि। तो इसको डिटेल नहीं करवाया था, तीन बाकी नहीं, तीन हमने 5 होती है लिखे। लब्धियां। 2 और है, प्रायोग्य और करण, 5 है लब्धियां तो। अच्छा, तो ये पढ़ना है इसमें दीदी? आप फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, एक एक का करोगे तो। आप रहने दो, लब्धियां तो केवल नाम याद में होना चाहिए। पर उसकी, हम्म। ये आपको पक्का मालूम है कि दूसरे सूत्र में ही लिखवाया है मैंने ये सब कुछ? हाँ, नोट तो मैंने किया था दीदी, पर अब बाद में जब पढ़ा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि इसको कैसे आपने समझाया। हाँ, क्योंकि इसमें रामजी भाई वाली टीका में भी नहीं है ये। इसमें जो अभाव की चर्चा कर रहे हो आप, उसकी लक्षण दोष। लक्षण दोष की, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव की, वो इस सूत्र में तो नहीं है। हाँ रेखा जी। तो इसको- दीदी आपने यही लिखवाया था ना इसमें, जो सम्यक दर्शन का लक्षण, यानी तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन, 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। और तत्व मतलब जीव के बारे में जो बात कही है वो मैं स्वयं हूँ, आश्रव शुभ भाव भी है और अशुभ भाव भी है, दोनों ही बंध का कारण है। और अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष ये लक्षण के संपूर्ण और जो और असंभव लक्ष्य में है। और त्रियंचों को भी तत्वों का श्रद्धान है और केवली को भी तत्वों का श्रद्धान होता है। ठीक है, हाँ मैं समझ गई क्यों लिखवाया, क्योंकि लक्षण शब्द जो आया है ना, तत्वात श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान, ये लक्षण है ना सम्यक दर्शन का। अब लक्षण शब्द में यदि किसी भी वस्तु को हम ढूंढने जाएं तो देखो, मुझे ध्यान आ गया कि इसका मैंने डिटेल भी किया था और पंडित जी का उदाहरण भी दिया था इसमें। लक्षण चाहिए हमें, तो लक्षण मतलब उसका जो परफेक्ट लक्षण होना चाहिए ना, उसमें ये दोष नहीं होना चाहिए। अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, और असंभव दोष नहीं होना चाहिए। जैसे पंडित जी का लक्षण सिंह बता दिया, जिनके सिंग उगे हो ऐसे पंडित जी को लेकर आना, स्टेशन से घर लेके आना जिनके सिंग उग रहे हो।
सिंह पंडित जी का लक्षण सिंह बताना असंभव दोष, वो संभव ही नहीं है कि पंडित जी में कभी भी वो पाया जाए, इसलिए वो असंभव दोष में आ गया। अब अतिव्याप्ति, तो जिनके सिर पर टोपी हो वो पंडित जी हैं, तो वो स्टेशन गया तो उसे तो 3-4 लोग दिख रहे थे उसको, तो वो 8-10 लोगों को ले आया कि इन सबके सिर पर टोपी। तो इसका मतलब कि लक्षण बताने में हमने गड़बड़ की है, कि क्योंकि वो तो अतिव्याप्ति है, मतलब जो लक्षण का जो एरिया है, लक्ष्य का जो एरिया है उससे अधिक जगह में व्याप्त है, इसलिए वो अतिव्याप्ति। तो अतिव्याप्ति मतलब ज्यादा फैला हुआ है वो, इसलिए वह भी लक्षण सही लक्षण नहीं है, तो ये भी एक दोष है अतिव्याप्ति। और अव्याप्ति लक्षण कि वह पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाए, उसे कहते हैं अव्याप्ति लक्षण। जैसे कि भाई पंडित जी को लेके आओ जो कि लाल है, अब लाल है तो वो लाल 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 से दिखते हैं, वो ऐसे पंडित जी हैं, तो वो देखने गया तो उसको तो मिले ही नहीं, क्योंकि उनका तो केवल हाथ लाल लाल था, पूरे तो वो लाल लाल थे नहीं। तो इसका मतलब जो आपने लक्षण बताया वह अव्याप्ति लक्षण है, मतलब लक्ष्य के एक अंश में ही पाया जा रहा है, पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए वह अव्याप्ति दोष है। तो जो लक्षण होता है वह इन सब दोषों से रहित लक्षण को ही सही लक्षण बताते हैं। और तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का सही लक्षण, जब भी सम्यक दर्शन होगा तो तत्वार्थ श्रद्धान होगा ही होगा, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं पाए जाएंगे इस लक्षण में, है ना। अब देखो इसको अपन इसमें घटाएं तो जीव का लक्षण राग कहना कौन सा दोष है, आप लोग बता सकते हो? जीव का लक्षण राग कहना कौन सा दोष है? आरती जी बोलिए। अव्याप्ति दोष होगा दीदी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, कारण बताइए। क्योंकि जो राग है ना, जो मुक्त जीव है उनमें तो राग होता ही नहीं है, तो ये मतलब जो जीव का लक्षण जो बनाया है वो सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। मतलब लक्ष्य के एक भाग में ही पाया जा रहा है, हाँ, इसलिए एक वह भाग दोष पाया है, है। इसलिए वह अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष ठीक है। अब जीव का लक्षण पंचेंद्रिय बताना, यह कौन सा दोष है? ऐसा कहा कि जो पंचेंद्रिय अतिव्याप्ति। है वह जीव है, ऐसा बताना कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति। अभिलाषा जी बोलिए। ये अति व्याप्ति दोष होगा दीदी, ये तो कैसे? बहुत से जीवों में पंचेंद्रिय बता देना, पर्टिकुलर उसमें ना बता के सभी को पंचेंद्रिय बताना, त्रयंच को भी बताना, मनुष्य को भी बताना, तो ये अति व्याप्ति हो गया। रेणु जी बोलिए। असंभव दोष में आया। असंभव अरे आपका तो नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। आवाज नहीं आ रही है। अब आई दीदी? हाँ बोलिए। दीदी पंचेंद्रिय जैसे जीवों को बताया, पंचेंद्रिय में सभी जीव आ गए ना, पंचेंद्रिय में तो जानवर भी आ गए, पक्षी भी आ गए और तो मनुष्य भी आ गया। कि ये इसमें कौन सा दोष है, ये बस इतना सा बताना है। इसमें दीदी अति व्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष है दीदी अति व्याप्ति दोष लगेगा, अति व्याप्ति। हाँ ठीक है, सुन लिया। मंजू जी बोलिए। हाँ दीदी, मुझे भी अतिव्याप्ति लग रहा है। जिनको अतिव्याप्ति नहीं लग रहा वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए। अर्चना जी। जय दीदी। दीदी असंभव दोष आएगा इसमें, क्योंकि जीव तो एक इंद्री भी है, दो इंद्री भी है सभी। ठीक है समझ गई मैं। नमिता जी बोलिए। संतोष आएगा। दो तीन इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय तक है, तो पंचेंद्रिय ही बोलना जीव को, असंभव दोष। असंभव
चलिए, और किसी का कोई उत्तर है? क्या होता है ना, आप लोग प्रिजुडिस हो जाते हो। हाँ, ये बार बार म्यूट हो जाता है। आप लोग अपना बोलने के बाद म्यूट कर दिया कीजिए, तो ये गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, क्या, कहाँ तक सुना था आपने? भाई मैं ये कह रही थी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हो आप लोग, प्रिजुडिस हो जाते हो। क्योंकि अभी इसके पहले आरती जी से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि अव्याप्ति दोष है, क्योंकि जो राग है वह मुक्त जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए अव्याप्ति दोष है। अब आपने सोचा कि अव्याप्ति दोष का एक हो गया, तो दूसरा प्रश्न हम अव्याप्ति दोष का नहीं पूछेंगे, तो आप लोग उसको छोड़कर बाकी के दोनों दोष बता दिए, अतिव्याप्ति भी और असंभव दोष भी। जबकि वास्तव में अव्याप्ति दोष है, इसको लक्षण कहना, पंचेंद्रिय को जीव का लक्षण कहना अव्याप्ति दोष है, क्योंकि ये सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। कुछ जीवों में तो पाया जाता है पंचेंद्रियपना, लेकिन सभी जीवों में नहीं होता है पंचेंद्रियपना, इसलिए यह अव्याप्ति है। तो लक्ष्य के संपूर्ण भाग में नहीं पाया गया ना, हमारा लक्ष्य था जीव को पकड़ना, तो जीव के संपूर्ण भाग में नहीं पाया गया। जीव के पंचेंद्रिय जीवों में तो पाया गया, लेकिन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये भी तो जीव है, इन सब में ये लक्षण नहीं पाया जाएगा, तो उनको आप जीव नहीं मानोगे। यदि जीव का लक्षण पंचेंद्रिय बोल दिया, तो केवल पंचेंद्रिय को ही जीव मानोगे, उसके बाद उसके अतिरिक्त किसी को भी जीव नहीं मानोगे आप, जो कि गलत होगा। इसलिए ये लक्षण, जीव का लक्षण पंचेंद्रिय बताना अव्याप्ति दोष है। असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ जीवों में तो पाया जा रहा है ना, इसलिए असंभव कैसे हो गया? भाई उदाहरण दिया था ना, पंडित जी का लक्षण सिंह बताना, तो वो तो किसी भी पंडित जी में सिंह नहीं उग रहे हैं, इसलिए वो असंभव ही हो गया। आकाश के फूल जैसा वो असंभव हो गया। लेकिन जो लक्ष्य के आधे भाग में पाया जा रहा है, पूरे भाग में नहीं पाया जा रहा है, वो अव्याप्ति है। और जो लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तु में भी पाया जाए, उसे कहा गया अतिव्याप्ति। समझ में आ रहा है सबको, सुषमा जी? चलिए, एक दो प्रश्न और पूछती हूँ मैं, इसके बाद अपना समय भी हो गया। जीव का लक्षण उपयोग बताना, इसमें कौन सा दोष है? डरते डरते दो हैंड रेज हुए हैं। कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए तो उसमें कहाँ है, आप फांसी पर लटका रहे हैं क्या? अच्छा है ना, आपकी भूल निकलेगी। हाँ बोलिए अर्चना जी। दीदी अव्याप्ति दोष ही है। कौन सा? अव्याप्ति दोष दी, अव्याप्ति। अच्छा, हाँ विमलेश जी, आवाज नहीं आ रही क्या? प्रश्न ये है कि जीव का लक्षण उपयोग बताना, ये कौन सा दोष है? विशु जी। दीदी ये तो कोई दोष है ही नहीं, क्यों? क्योंकि जीव तो वही है, उपयोग रूपी है, चेतन को है उपयोग रूप। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ये कोई दोष ही नहीं है भाई। अभी दोष की चर्चा चल रही, तो आपने उसमें भी दोष घटा दे, ऐसा नहीं है। जीव का तो लक्षण उपयोग ही है, ये कोई दोष नहीं है, ये तो सच्चा लक्षण है जीव का। इस जीव का लक्षण उपयोग बता देने में सारे ही जीव शामिल हो गए, इसलिए उसमें न तो अतिव्याप्ति है न अव्याप्ति हो, जीव ही शामिल हुआ। पुद्गल में है नहीं उपयोग, धर्म में नहीं है, अधर्म में नहीं, किसी में भी उपयोग नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी नहीं लगेगा। और असंभव नहीं है, क्योंकि हर जीव में उपयोग होता ही होता है, इसलिए तो परफेक्ट लक्षण। कंफ्यूज मत हुआ करो, अपने उत्तरों पर दृढ़ रहा करो, अपने ज्ञान पर। और ज्ञान को इतना परिमार्जित कर लो कि कोई कुछ भी हिलाए, जैसे रेवती रानी थी ना, ऐसे दृढ़ निशंक हो जाओ कि उस कितना ही कह दे कोई कि 25वें तीर्थंकर आए हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं।
ऐसी थी रेवती रानी, दृढ़ निश्चय। ऐसे दृढ़ निश्चय अपने ज्ञान में, संशय रहित ज्ञान हो जाना चाहिए अपना। चलिए एक आध और पूछ लूं। थोड़ा सरल पूछ लेते हैं ना। नींबू का लक्षण हरापन बताना। पहले तो ये कोई दोष है या नहीं ये तय कर लेना, यदि है तो कौन सा है और नहीं है तो क्यों, ये सब बातें तय करके फिर बोलनी। नींबू का लक्षण, विमलेश जी आवाज आ रही है? नींबू का लक्षण हरापन बताना, ये क्या है? हाँ भाई, ये बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? बहुत सरल पूछा है इस बार तो मैंने। नंदिता जी। मैं गैस कर रही हूँ, आई एम हम्म नॉट श्योर। अति व्याप्ति होएगा बिकॉज हरापना तो और भी चीजों में होता है, हम्म उसके अतिरिक्त भी होता है। ठीक है, इन्होंने अति व्याप्ति बताया। हाँ, जिसका ये उत्तर नहीं हो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए। अति व्याप्ति दोष, नींबू का लक्षण हरापना बताना अति व्याप्ति दोष है। जिसको ये नहीं लगता है वो हैंड रेस कीजिए। कुंद प्रभा जी। हरापना दोष कहाँ है दीदी नींबू में? ये तो कोई नहीं लक्षण ही नहीं है उसका। है। उसका लक्षण तो खट्टापना हुआ ना, अच्छा, तो इसमें दोष कैसे घटेगा? चलिए ललिता जी बोलिए। अभी देते हैं कुंद प्रभा जी आपके उत्तर का, आपके प्रश्न का उत्तर। हाँ ललिता जी बोलिए। नींबूपना तो उसका नींबूपना है, हरापना है ही उसमें, दोष नहीं लगता है। अच्छा नींबू हरा भी होता है। चलो देखो, ऐसा है, 3 लोगों के उत्तर आए अपने पास। नंदिता जी का उत्तर एकदम सही है, इसमें अति व्याप्ति दोष है। भाई नींबू को थोड़ी, नींबू में हरा पाना होना हम नींबू का दोष थोड़ी बता रहे हैं। नींबू में हरा पाना उसका लक्षण बताने का विचार चल रहा है यहाँ पर। नींबू में हरा पना हो गया तो वो गंदा हो गया, फेंकने लायक हो गया, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं यहाँ पर। वो तो है, होता ही है नींबू में हरा पना। लेकिन नींबू को जाओ नींबू लेकर आओ, जो कैसा होता है नींबू, बच्चे ने पूछा तो कि जो हरा हरा होता है वो ले आना। तो वो केरी भी ले आएगा, तरबूज भी ले आएगा। क्यों? क्योंकि अति व्याप्ति दोष है आपका उसको लक्षण बताने में, क्योंकि आपने लक्षण बताया कि ये हरा है। ललिता जी, कुंद प्रभा जी, समझना ध्यान से। बात यहाँ पर चल रही है लक्ष्य को पकड़ने की। हमारा लक्ष्य है नींबू, उस लक्ष्य को पकड़ने गए और हमने लक्षण ये बताया कि जो हरा हो वो नींबू, तो हम गलत लक्ष्य पर भी पहुंच जाएंगे। उस लक्ष्य के अतिरिक्त तो उसके आसपास की चीजों में भी पहुंच जाएंगे, उसके जैसी दिखने वाली चीजों में भी पहुंच जाएंगे। इसलिए लक्ष्य का लक्षण बताना ये हमारा उद्देश्य है, तो लक्षण सही बताना चाहिए। ये चर्चा यहाँ पर चल रही है, समझ में आ गया? कुंद प्रभा जी, तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दीदी तो उसका लक्षण तो अपन खट्टा बताएंगे ना। अपन जैसे किसी को बोलेंगे कि आप नींबू लेके आइए, तो बोले कि नींबू कैसा होता है कि खट्टा होता है। तो खट्टा है तो तो खट्टी केरी भी तो होती है। एक बात, दूसरी बात, वो नींबू लेने गया तो उसको वहां पर वो दुकानदार उसको चखने देगा क्या कि खट्टा है कि मीठा है? चक्कर, मैं चक्कर देखूंगा तब मानूंगा। वो तो बाहर के लक्षण की बात चल रही है अभी। वो नींबू खरीदने उसको भेजा है आपने, तो कैसे नींबू तो लाना? इसमें क्या, तो तो उसके इसमें उसने अतिव्याप्ति बोला कि दोष है। हरे नींबू लाना, तो वो दोष है। उस लक्षण को बताने में दोष है कि वो केरी भी ले आएगा। दोष। ये यहाँ पर चर्चा चल रही है। हाँ बोलिए बोलिए। तो ये अतिव्याप्ति दोष हुआ इसका मतलब। हाँ, इसलिए ये अति व्याप्ति है, क्योंकि लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाया गया, इसलिए यह अति व्याप्ति दोष है।
ठीक है, अब आप जी दीदी। अपने समय हो गया हमारा, तो आप अपने अपने घर में इन तीनों दोषों की उदाहरण के द्वारा चिंतन करना, और किस किस चीज में क्या क्या लग सकता है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, है ना। अभी अपना समय हो गया है। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र। चलिए, दूर समझ गया है। हाँ कल और समझेंगे इसको, ठीक है। फिर किस में से पढ़ाया था आपने, कौन सी सूत्र में था ये वाला? मैंने पढ़ा पहले शायद। सम्यक दर्शन में। अब मुझे तो ये उसमें सूत्र तो यही चल रहा है, लेकिन ये तो इसी मुझे में पहले का याद है, उसमें से ही चल रहा है। अभी पता नहीं है किसमें दिया है, इसमें पुस्तक में किसमें आया ये तो पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा उसको, पर वो याद पढ़े नहीं मुझे याद।